पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिया गया सेंटेंस में कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस को सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ग्लिटरिंग है, असाइंड है, अप्रेंटिस है, बिगर्स है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लिटरिंग। देखिए इसका करेक्ट स्पेलिंग जो होता है वो होता है GLITTRING, ग्लिटरिंग होता है। ठीक है, असाइंड का मतलब क्या होता है? असाइंड का मतलब होता है किसी को कहीं पे नियुक्त करना, मतलब किसी को अपॉइंट करना। और क्या लिख सकते हैं इसको? एलोकेट करना, पोस्ट करना। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब होता है वे जो नौसिखिया, जो किसी चीज को सीख रहा, उसको क्या बोलते हैं? नॉविस। ठीक है, नियोफाइट, नियोफाइट हो गया। लर्नर बोल सकते हैं, स्टार्टर भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करें? सो प्लस, यहाँ पे देखिए सो प्लस पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग जो होता है वो हम केवल निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव है तब करते हैं। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग हम दोनों में करते हैं, या तो सेंटेंस निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। लेकिन सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग हम केवल निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो ए नहीं आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 एज ब्यूटीफुल एज होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बताना है अ थिंग फिट टू ईट। ठीक है, वो चीज जो खाने के लिए फिट होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टेबल बोलते हैं, एलिजिबल बोलते हैं, क्यूरेबल बोलते हैं, या फिर एडिबल बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य चीज, वे चीज जिसको खाया जा सका, खाने योग्य चीज। ठीक है, डाइजेस्टेबल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो सुपाच्य हो। ठीक है, जो आसानी से पच जाए उसको बोलते हैं सुपाच्य। एलिजिबल का मतलब क्या होता है? जो योग्य हो। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल हो, जो योग्य हो, क्या हो? एक्सेप्टेबल हो, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड हो, उसको क्या बोलते हैं? एलिजिबल बोलते हैं। क्यूरेबल का मतलब क्या होता है? क्यूरेबल का मतलब होता है वैसी चीज जिसको सुधारा जा सके, जिसको इलाज किया जा सके, इसको क्या बोल सकते हैं? अमेंडेबल, अमेंडेबल, जिसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, ट्रीटेबल, जिसको ट्रीट किया जा सकता है, ट्रीटेबल। रेमेडिएबल, रेमेडिएबल, जिसको क्या हो सकता है? इलाज किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। बताना है कि 4 जो ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब जिसमें कि एरर ना हो। ठीक है, वो बताना है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसको करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? ऑफ है। यहाँ पे क्या है? ऑफ है, ये वाला ऑफ प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है द कंपटीशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वही है, द कंपटीशन जो है
ए प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए अगर ए प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, द पार्टिसिपेंट्स होगा, द पार्टिसिपेंट्स, जो कि है क्या, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। यहाँ पे देखिए क्या इज है जो कि सिंगुलर है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा। यहाँ भी हैज है जो कि सिंगुलर, 3 भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ये जो वर्ब आया है ये इसके अकॉर्डिंग आया है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशंस आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पैराजम्बल है, ठीक है। इसको क्या करना है, सीक्वेंस में सजाना है कि कौन सा पहले आएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको आराम से पहले एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, उसका बात करेंगे। क्या लिखा हुआ, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरॉन। जो टॉप बैंड है, ठीक है, किसका बनाया गया है, मेड ऑफ सैफरॉन का, मतलब सैफरॉन का बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमके पढ़ते ही पता चल गया कि द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरॉन, ठीक है, मतलब किसका टॉप बैंड की बात किया वो पता अभी हमको नहीं है। विच सिंबॉलिज पावर एंड करेज, जो कि क्या संकेत करता है, किसका, पावर, शक्ति और उत्साह, शक्ति और साहस का। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा which means tree color on 22 July 1947 as a symbol of nationalism and freedom. It is fashioned from khadi, which is domestically spun Indian cotton. It refers 3 horizontal strips that are all the same width. अब यहाँ पे देखिए ईट, यहाँ पे ईट है, इसमें क्या है, यहाँ पे ईट है, ठीक है, और यहाँ पे भी ईट है। तो ये जो ईट है ये यहाँ पे इस तिरंगा के लिए आ रहा है, फ्लैग के लिए आ रहा है, क्या, ये तिरंगा के लिए आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस वाला जो बी है इन दोनों से पहले आएगा, मतलब सी और डी से पहले क्या आएगा, बी आएगा। सी, तो सी से पहले बी आएगा, इसका मतलब ये है कि सी और डी नहीं आ सकता है, तो सी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, नहीं आएगा। अब बच गया मेरे पास क्या, बी, दोनों बी है। अब बी तो बी यहाँ पे है, तो सबसे पहले बी तो आएगा ही, बी तो आएगा ही, और बी के बाद क्या आएगा वो देखना है हमको कि बी के बाद डी आएगा या बी के बाद सी आएगा। तो बी के बाद देखिए डी रखते हैं यहाँ पे, बोल रहा है द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उन्होंने एडॉप्ट किया, अपनाया हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है क्या, 3 कलर होता है, ऑन 22 जुलाई 1947। डी में लिखा हुआ इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दैट आर ऑल द सेम विड्थ। डी में क्या लिखा हुआ है, सी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम। तो जो सिंबल होगा नेशनलिज्म एंड फ्रीडम का वो क्या होगा, तिरंगा होगा, क्या होगा, तिरंगा होगा। इसका मतलब ये है कि डी के बाद सी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अब देखना डी के बाद सी कहाँ पे है, तो डी के बाद यहाँ पे बी के बाद सी आएगा, बी के बाद सी देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, फीबल का बताना है, फीबल का सिनोनिम क्या होगा, फीबल का सिनोनिम क्या होगा। देखिए इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, इसको पहले जितना
वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अनफीड का मतलब होता है क्या, जो केयरलेस हो, ठीक है, जो असावधान हो, केयरलेस, ठीक हो। जो नेग्लिजेंट होता है, नेग्लिजेंट, ठीक। जो नॉट अटेंटिव होता है, जो अटेंटिव नहीं होता है, नॉट अटेंटिव। जो केयरलेस होता है, नॉट अटेंटिव। वीक का मतलब क्या होता है, फीबल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हेल्पलेस बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। वेनीफुल का मतलब क्या होता है, वेनीफुल का मतलब होता है डेडली, जो घातक हो, ठीक है, जो नुकसानदेह हो, ठीक है, डेडली हो गया, ठीक है। इसको बोल सकते हैं क्या, वैल्यूफुल भी बोल सकते हैं, वैल्यूफुल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, वीक। फीबल का सिनोनिम हो जाएगा वीक। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. क्वेश्चन है, सी हैड एन एबिलिटी टू परस्यूट अदर्स। मतलब वह एबिलिटी जो किसी को परस्यूट कर सकता है, किसी को मतलब फुसला सकता है, बहला सकता है, उसको क्या बोलेंगे, स्प्रेस बोलेंगे, हॉल्ट बोलेंगे, आउटरेज बोलेंगे, या इम्प्रेस बोलेंगे। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इम्प्रेस। बोलते हैं किसी को इम्प्रेस कर लिया। इम्प्रेस करके क्या होता है, किसी को फुसला लेना, बहला लेना, और किसी से कुछ काम करवा लेना, तो उसको क्या करते हैं, इम्प्रेस बोलते हैं। सप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। होल्ड का मतलब क्या होता है, होल्ड कर देना, किसी चीज को रोक देना। आउटरेज का मतलब क्या होता है, तो आउटरेज का मतलब होता है किसी को एंग्री कर देना। क्या होता है, आउटरेज का मतलब होता है क्या, एंग्री कर देना। आउटरेज का मतलब होता है एंग्री, एंग्री लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसको अभी क्या करना है, सीक्वेंस में सजाना है कि कौन सा सीक्वेंस, कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आएगा। ए आएगा, पहले बी आएगा, या पहले सी, या पहले डी आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आराम से पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ से पता चल गया कि द एक्सपेरिमेंट की बात किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट की चर्चा पहले कहीं हुआ होगा इस सेंटेंस में। इस जो यहाँ पे जो सिंबल है जो पूरा दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट की पहले कहीं चर्चा किया होगा। तो ऑप्शन ए नहीं आ सकता। दूसरा क्या, ही भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे भी पता चल रहा है। इन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट अंटिल ही हैड वेग अप टू 1000 pounds. During the spring of 1717, the iron foundries in a remote district were often visited by a thin, middle-aged man with a notebook. फिर लिखा हुआ, 3 cauldrons were next prepared under his directions. He would weigh out 2 pounds of iron, have them heated till they were red hot, and then bake them again. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन, मिडिल एज मैन, ठीक है। एक क्या नाउन है, मिडिल एज मैन की बात किया है। अब देखिए यहाँ पे हमको लग रहा है कि मिडिल एज मैन जो है, यहाँ पे ही इसी के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे भी जो ही है इसी के लिए यूज किया गया है। एक वर्ड यहाँ पे हीज है, वो भी इसी के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब है कि मिडिल एज मैन जो है, ठीक है, इन तीनों सेंटेंस से पहले आएगा, इन तीनों सेंटेंस से पहले आएगा। इसका मतलब ए वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, और डी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ये तीनों अगर नहीं होगा तो एक बात तो पक्का है कि स्टार्टिंग जो होगा वो होगा बी से। स्टार्ट किससे करेंगे, तो जो स्टार्ट होगा सीक्वेंस का वो स्टार्ट होगा सेंटेंस बी से।
और बी के बाद क्या आएगा, तो बी के 20 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ए वाला और ए वाला नहीं होगा, बच गया बी के बाद डी है और बी के बाद सी है। अब देखते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात आ है यहाँ पे कि ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इंक्रीजिंग द अमाउंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंक्रीजिंग द अमाउंट, अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अंटिल ही हैड वेग अप टू एट 1000 पाउंड, कहाँ तक बढ़ गया, 1000 पाउंड तक बढ़ गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही वुड बेग आउट 2 पाउंड्स ऑफ आयरन and have them heated till they were red hot and then bake them again। फिर उन्हें रिपीट किया। अगर देखिए जो यहाँ पे लिया था कितना बेक किया, तो 2 पाउंड्स, और रिपीट किया जब उसको हीट किया और एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो उसका पाउंड्स दो कितना बढ़ गया, 100,000 पाउंड्स हो गया। इसका मतलब ये है कि डी के बाद ए आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो डी के बाद ए देखिए कहाँ पे है, डी के बाद ए जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिली लिवर्ड इडियम है, ठीक है, इसका मीनिंग बताना है क्या है। लिली लिवर्ड का मतलब होता है क्या, तो लिली लिवर्ड का मतलब होता है, लिली लिवर्ड का मतलब होता है डरपोक, मतलब अफ्रेड, जो डरने वाला होता है, अफ्रेड, अफ्रेड, चिकन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, चिकन। क्या बोल सकते हैं इसको, कमजोर दिल वाला, मतलब डरपोक व्यक्ति, जो डरपोक होता है इसको क्या बोलते हैं, लिली लिवर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, नॉट ब्रेव, जो ब्रेव ना हो। अब इसको आद कैसे रखेंगे, तो आद रखने का तरीका ये है कि लिली जो है एक प्रकार का फ्लावर है, फूल है, ठीक है, और लिवर्ड का मतलब होता है जिगर, लिवर का मतलब क्या होता है, जिगर। तो जिसके पास फूल का जिगर हो, फूल क्या होता है, कोमल होता है, और जिगर, फूल का जिगर, इसका मतलब उसका जिगर क्या, कोमल है। तो कोमल जिगर वाला क्या होता है, कमजोर दिल होता है, मतलब वो डरपोक होगा। तो लिली लिवर्ड का मतलब होता है अफ्रेड, चिकन, डरपोक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, नॉट ब्रेव, जो ब्रेव ना हो। They denied having any association with the यहाँ देखिए, select the correct spelling of the underlined word, ठीक है, बताना है कि एसोसिएशन का जो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, ए वाला होगा, ये या ये, कौन सा आंसर होगा। तो इसका करेक्ट जो स्पेलिंग होगा ये होता है ASSOCIATION, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है कोई संघ, ठीक है, समिति, ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडम इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ फ्रेज है या वर्ड है, ये क्या है, इडियम्स है। इस इडियम्स का मतलब क्या है, ये आप सभी को बताना है। क्या इसका मतलब होता है मेक नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं करना, इन एन आर्गुमेंट ऑफ डिस्कशन, किसी भी डिस्कशन और आर्गुमेंट में प्रोग्रेस नहीं करना, बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो इसका मतलब होता है बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। इसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सुन ही बिकेम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू, जब उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन करना शुरू किया तो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी क्या है, इसको सीक्वेंस में सजाना है। लिखा हुआ इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पार्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स
that used local deposit of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. The smelting was done by men, while women worked on the willows, pumping air that kept the charcoal burning. But iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. Production on up to wood still required a highly specialized टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। देखिए बट से ए से शुरू नहीं होगा, तो सी वाला खत्म हो गया, बच गया ए वाला। ए में है इन अ बिहार एंड सेंट्रल इंडिया पार्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्ट्स दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट और टू द प्रोड्यूस आयरन विच वाज वाइडली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट एंड टूल्स ऑफ द डेली यूज। देखिए ए भी, इसका मतलब देखिए बी यहाँ ए हो सकता है। डी में देखते हैं, डी में है प्रोडक्शन ऑफ ए भी हो सकता है, डी और ए भी हो सकता है, ठीक नहीं। बी को देखते हैं, बी है द स्मेल्टिंग बाय, देखिए बोल रहा है कि द स्मेल्टिंग वाज डन बाय, ठीक है। अब कौन सा स्मेल्टिंग को डन किया गया है, किसके द्वारा, पता नहीं है, तो बी वाला नहीं होगा, ठीक है। ए देखते हैं, डी को देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड a highly specialized technique of refining iron, ठीक है। अब यहाँ पे बट आयरन स्मेल्टिंग, ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखिए क्या है, डी के बाद जो है, डी के बाद जो पेयर बनेगा वो डी का बाद पेयर बनेगा, वो पेयर बनेगा सी का। तो डी का सी का पेयर कहाँ बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जिलस का सिनोनिम बताना है। इंथुसियास्टिक होगा, एफेथेंटिक होगा, इंडिफरेंट होगा या फिर डिटैच होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो वर्ड है, ठीक है, तीनों जो वर्ड है एफेथेटिक, इंडिफरेंट एंड डिटैच्ड, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है इंडिफरेंट, क्या होता है, इंडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड, ठीक है, जो उदासीन हो, जो किसी से संबंध ना रखता हो, उसे वो क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंथुसियास्टिक। जिलस का मतलब क्या होता है, उत्सुकता, मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, ईगर, जो ईगर होता है, ठीक है। फर्वेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंथुसियास्टिक होता है, इंथुसियास्टिक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको चेंज करना है पैसिव में। एक्टिव स्ट्रक्चर है, चेंज करना है किसमें, पैसिव में। देखिए यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है वांट, इसको हम लिख सकते हैं विल नॉट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि जब भी हम कभी एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। क्या होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। इसका टेंस भी चेंज नहीं होता है और मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि टेंस कहाँ पे चेंज किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बीन प्लस बी, ये नहीं हो सकता है। देखिए बीन के बाद या तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की प्रयोग करेंगे या फिर बीन के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बीन के बाद बी की प्रयोग कर दिया जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। एनी बेटर चॉइस
वुडंट। देखिए वुड हैव का, तो वुड हैव क्या रिलेटेड टू पास्ट, ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी खत्म हो गया। एनी बेटर चॉइस शुडंट, शुड भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी खत्म हो गया। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर 1, एनी बेटर चॉइस वुड नॉट बी। वांट बी का मतलब क्या हुआ, वुड, वांट बी का मतलब हुआ विल नॉट, क्या हुआ, विल नॉट बी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंटोनिम बताना है अंडर का, अंडर का एंटोनिम क्या होगा, ओवर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है किसका, एंटोनिम बताना है सर्वाइल का। सर्वाइल का मतलब क्या होता है, सर्वाइल का एंटोनिम क्या होगा, शिफ्टिश होगा, एरोगेंट होगा, कनिंग होगा या वेक्रिंग होगा, वेक्रिंग होगा। देखिए सर्वाइल का मतलब होता है हम्बल, हम सर्वाइल उसको बोलते हैं जो हम्बल होता है, ठीक है, जो विनम्र होता है। इसको हम बोल सकते हैं वो पर्सन जो बहुत भोला भाला है, ठीक है, जिसका कोई भी फायदा उठा लेता है, भोला भाला होने के नाते, सीधा साधा होने के नाते उसका कोई भी फायदा उठा लेता है, उसको बोलते हैं सर्वाइव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा होगा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, हठी, जो जिद्दी होता है, क्या, जो जिद्दी होता है उसको बोलते हैं एरोगेंट, ठीक है। जो बोस्टफुल होता है, ठीक है, कॉन्सिएटेड होता है, ठीक है, फ्राउड होता है, जो अपने आप में घमंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, एरोगेंट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये एक्टिव में दिया हुआ है। अभी बताएं कि एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते तो क्या करते हैं, मीनिंग और टेंस चेंज नहीं होता है। मतलब जो स्ट्रक्चर, जो टेंस एक्टिव में होगा वही टेंस का प्रयोग किस में होगा, पैसिव में होगा। यहाँ पे देखिए विल अनाउंस लिखा हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, फ्यूचर होगा, विल का प्रयोग होगा यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या आएगा, विल आएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या है, आर है, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या है, अनाउंस लिख दिया गया, तो कि क्या है, V2 जो पास्ट है, V2 जो कि पास्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए विल बी अनाउंस, ठीक है, विल बी अनाउंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए विल हैव बीन अनाउंस किया गया है, क्या दिया गया है, विल हैव बीन अनाउंस, लेकिन विल के साथ क्या आएगा, विल प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखेंगे विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो बी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, बताना है कि इस अंडरलाइन पार्ट की जगह क्या रखें, इंडेंजर को रखें, इंपोर्ट को रखें, या इंस्पायर को रखें, या इंस्टील को रखें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनकलकेट का मतलब क्या होता है, तो इनकलकेट का मतलब होता है किसी के माइंड में, ठीक है, कोई आइडिया, कोई प्रिंसिपल को भर देना, कोई विचार हो गया, ठीक है, कोई सिद्धांत हो गया, ठीक है, कोई सिद्धांत हो गया, कोई ज्ञान हो गया, ठीक है, ये किसी को माइंड में भर देना, उसको क्या बोलते हैं, इनकलकेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडेंजर का मतलब क्या होता है, इंडेंजर का मतलब होता है, ठीक है, खतरा पहुंचाना, खतरे में होना, क्या होता है, खतरे में होना। इंडेंजर का मतलब क्या होता है, खतरे में होना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है किसी को आयात करना, ठीक है। इंस्पायर का मतलब क्या होता है, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को उकसाना, प्रेरित करना। इंस्टील का मतलब होता है किसी के अंदर ज्ञान भर देना, ठीक है,
उसको किसी का आइडिया देना, ठीक है, किसी सिद्धांत को भर देना। तो इंस्टीन मतलब होता है किसी चीज माइंड में कुछ भर देना, कुछ डालना। इनकलकेट का भी मतलब वही होता है। तो करेक्ट आंसर किसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या है? द हंटर डॉग्स फॉलोड द हंटर डॉग फॉलोज द हाइनास। ठीक है, क्या आएगा? सेंटास, स्केंट आएगा, सेंस आएगा, या फिर एस वाला सेंस आएगा। देखिए यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक जो है उसमें फिल करना है नाउन। क्या फिल करना है? नाउन फिल करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब क्या होता है? जो परसेंटेज होता है उससे रिलेटेड होता है 100 से। तो इसको लिख सकते हैं किससे रिलेटेड है? ठीक है। स्केंट का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, जो अच्छी सुगंध होता है, इसको बोलते हैं स्केंट। सेंस जो होता है यहाँ पे वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए भी नाउन है, स्केंट भी नाउन है, और सेंस भी नाउन है। लेकिन ये सेंस जो है सी वाला सेंस है, ये होता है वर्ब। इसका मतलब होता है किसी को कुछ जलाना, किसी चीज को जलाकर सुगंधित उत्पन्न करना, सुगंधित करना। क्या लिखते हैं इसको? सुगंधित करना, सुगंधित करना। तो सेंस यहाँ पे वर्ब है, ये तो नहीं आएगा। बच गया मेरे पास 3 ऑप्शन, सेंस, स्केंस एंड सेंस। सेंस भी नहीं आएगा, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सेंस का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। ठीक है, विल पावर। तो क्या जो हंटर डॉग था उन्होंने हिनस को मतलब क्या किस चीज को फॉलो किया? उसका अंडरस्टैंडिंग को, उसका विल पावर का नहीं, उसका जो प्लेजेंट स्मेल था उसको फॉलोड किया। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, स्केंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि कौन सा सेगमेंट में एरर है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। नीतू हैव बीन, इन द मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, वेटिंग फॉर मी। क्या आएगा इसका? सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसमें एरर है क्या कि यहाँ पे नीतू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर, मतलब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म की वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हैव की जगह हमको लिखना पड़ेगा हैज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1।